बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है वेक्टर्स। इस चैप्टर को हम स्टडी करेंगे, कुछ कंटेंट्स इसके देखते हैं हम। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स इन स्पेस। फिर उसके बाद हम देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स आएगी। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इस चैप्टर में 5 मेन कंटेंट्स हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम वेक्टर्स का पढ़ते हैं। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी जो हमने वर्ड देखा स्केलर और वेक्टर। अ स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट पोजेसेस ओनली मैग्नीट्यूड, यानी ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को स्टडी करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि टेम्परेचर, इसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर करते हैं। वॉल्यूम, इसके अलावा स्पीड, इसमें भी मैग्नीट्यूड ही होती है। और इसी तरह टाइम, इसकी भी मैग्नीट्यूड होती है। और इन सब क्वांटिटीज को हम कहते हैं ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं। और इसके बाद हमारे पास एक और चीज वेक्टर क्वांटिटी। अ वेक्टर क्वांटिटी इज वन दैट पोजेसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी मिसाल के तौर पे वेलोसिटी, इसकी हमारे पास डायरेक्शन आती है, किस डायरेक्शन में जो है वेलोसिटी डिफाइन की गई है। इसी तरह हमारे पास एक्सेलरेशन, इसकी भी हमारे पास क्या आती है, डायरेक्शन। देन हमारे पास फोर्स है, फोर्स की भी डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड तो होता है इन सब का, लेकिन इसमें एक चीज का एडिशन है, वो है डायरेक्शन। और इसके अलावा अगर हम एग्जांपल देखें तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इनकी भी मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन होती है। ऐसी क्वांटिटीज जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उनको स्केलर कहते हैं, और जिनकी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आ जाए उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर के लिए हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। जैसा कि एक वेक्टर है ए बी, ये एक वेक्टर है और हम इसको किस तरह डिनोट करेंगे वेक्टर फॉर्म में। इसके ऊपर इस तरह से एक एरो हेड आ जाता है, ये है ए बी वेक्टर। हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं ए, और इसको थोड़ा बोल्ड अगर हम कर दें तो ये भी एक वेक्टर है, यानी ए वेक्टर, इसको हमने बोल्ड कर दिया। इसी तरह हमारे पास वेक्टर की एक नोटेशन ये भी है। वेक्टर के नीचे हम इस तरह एक छोटी सी ये अंडर बार लगा दें, यानी उसको अगर हम अंडरलाइन कर दें या अंडर बार उसके लगा दें तो ये भी एक वेक्टर है। तो वेक्टर को बेसिकली 3 मेथड्स जो है उनसे डिनोट करते हैं। इसके बाद मैग्नीट्यूड कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। और इसी तरह हम मैग्नीट्यूड के लिए लेंथ भी वर्ड यूज कर सकते हैं, लेंथ। और इसके अलावा हम एक और नॉर्म, या हम नॉर्म इसको कह लें, या मैग्नीट्यूड कह लें, या लेंथ कह लें, इन तीनों का मतलब एक है। तो ये ऑब्जेक्टिव इसकी आ सकती है कि इसके अदर मैग्नीट्यूड के अदर 2 नेम्स कौन से हैं, लेंथ या नॉर्म। तो मैग्नीट्यूड को डिनोट हम करते हैं इस तरह 2 बार्स लगाकर। ए बी लेट सपोज वेक्टर है और उसकी ये बार्स अगर हम लगा दें तो ये क्या है, ये उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। या हम सिंपल ए बी लिख लें, उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। या जिस तरह हमने अंडर बार लगाई थी यहां पर, तो ये भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर वी की। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट वेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, यानी कोई भी ऐसा वेक्टर, लेट सपोज यू वेक्टर, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे कि ये यूनिटी वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर जो है इसको हम डिनोट किससे करते हैं, लेट सपोज वेक्टर यू है, इसके ऊपर हम इस तरह से एक कैप बनाते हैं, ये u और u के ऊपर कैप, ये बराबर किसके आएगा, u वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये यूनिट वेक्टर है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है, इफ टर्मिनल पॉइंट b ऑफ अ वेक्टर ए बी कोइंसाइड्स विद इट्स इनिशियल पॉइंट a, देन मैग्नीट्यूड ए बी इज इक्वल टू 0 एंड ए बी वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर विच इज कॉल्ड नल वेक्टर। अब नल वेक्टर को रिप्रेजेंट हम करते हैं इस तरह O, और उसके नीचे इस तरह से ये अंडर बार, ये बेसिकली नल वेक्टर को डिनोट करता है। और नल वेक्टर की डेफिनेशन ये है कि अगर ए बी कोई वेक्टर है, लेट सपोज ए बी, ये लेट सपोज ए और बी वेक्टर है, अगर हम ये बी का जो टर्मिनल पॉइंट है इसको वापस ए के स्टार्ट पे, तो ये जो ए बी वेक्टर होगा या उसकी मैग्नीट्यूड है ये 0 होगी। तो इसलिए हम इसको नल वेक्टर कहते हैं। इसके बाद एक नोट है, इफ ए बी वेक्टर इज अ वेक्टर देन बी ए इज इक्वल टू माइनस ए बी, यानी अगर कोई वेक्टर गिवन हो, लेट सपोज ए बी वेक्टर है, हमने बी ए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए बी से पहले माइनस लगा लेंगे, तो ये आपस में बराबर है। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर के इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज के टाइम्स डेट ऑफ वेक्टर। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास
कोई वेक्टर गिवन हो, ए बी कोई वेक्टर है और हम उसको के के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें, लेट सपोज ये ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर है और अगर हम इसको किसी स्केलर मींस मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो होगा क्या, उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो अब ये क्या हो गया, ये के टाइम्स ए बी हो गया। तो हम किसी भी वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है इक्वल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर इक्वल। अब दो कंडीशन है उसके लिए। नंबर 1 है सेम मैग्नीट्यूड और दूसरी है सेम डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर्स, लेट सपोज ए बी एक वेक्टर है और सी डी दूसरा वेक्टर है, ये दोनों बराबर होंगे कब, जब वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, तब हम क्या कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर क्या हैं, आपस में बराबर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, ये स्टेटमेंट है टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ एंड ओनली इफ दे आर नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। यानी पैरेलल वेक्टर्स को अगर हम वेक्टर्स ड्रॉ करके देखें तो पैरेलल वेक्टर क्या है, लेट सपोज ए बी, ये एक वेक्टर है हमारे पास। अगर हम इसको किसी नंबर के साथ या स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, इसकी मैग्नीट्यूड देगी या इसकी लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। तो ये दोनों वेक्टर्स अब स्केलर, ये आपस में पैरेलल हैं। आल्दो हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया किसी स्केलर के साथ, लेकिन ये दोनों आपस में पैरेलल हैं क्योंकि इनकी डायरेक्शन दोनों की सेम है। ये हो गया पैरेलल वेक्टर्स। इसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, यानी हम दो वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किस तरह कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है हमारे पास, अगर हम एडिशन की पहले बात कर लें तो एडिशन में सबसे पहले आता है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब हम एडिशन की बात करें, दो वेक्टर्स को हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, उसके लिए पहला लॉ है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये लॉ की स्टेटमेंट क्या है, अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं, ये हमारे पास एक वेक्टर है ए बी और एक और वेक्टर हमारे पास आता है बी सी, ये बी और ये सी। लेट सपोज ए और बी का जो हेड है वो सी की ये आ गई यहां पर ज्वाइन कर गई। ये दो वेक्टर्स हैं, अब हम चाहते हैं इन दोनों को ऐड करें। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ये बताता है कि अगर हम इन दोनों को आपस में मिला लें इस तरह, तो ये जो हमारा रिजल्टेंट होगा, लेट सपोज ये यू वेक्टर था, ए बी वेक्टर की बजाय हम इसको यू कह लेते हैं, और ये वी वेक्टर है। तो यू और वी का अगर हमको ऐड करना चाहें तो किस तरह करेंगे, ये रिजल्टेंट हमारे पास क्या है, इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन है और ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन की मदद से हमने किया। यानी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर ये बराबर आ गया किसके, ए सी वेक्टर के। और अगर हम इसको यू वी फॉर्म, यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर इज इक्वल टू यू प्लस वी, या यू, इसकी बजाय अगर हम इसको ए सी लिख लें, ये यू प्लस वी भी ठीक है और ए सी भी इसको मिलते हैं। तो दो वेक्टर्स को हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं, वेक्टर दूसरा वेक्टर यहां पर, और यानी कि उस वेक्टर की जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है वो इसके एंडिंग पॉइंट पे ज्वाइन करना चाहिए। ये दो वेक्टर्स आपस में इस तरह आ गए तो जो तीसरा वेक्टर हमें मिलेगा ये वाला, ये रिजल्टेंट है और ये हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन की वजह से देख लिया। इस तरह हम इसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन की स्टेटमेंट क्या है, लेट सपोज इस तरह से दो वेक्टर हैं ए बी और दूसरा हमारे पास है ए सी, इन दोनों की आपस में जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पर ज्वाइन है। अब हम वेक्टर्स का एडिशन करना चाहते हैं इन दोनों का, तो इनका एडिशन किस तरह आएगा, इनका एडिशन इस तरह से आएगा, यानी उन दोनों के सेंटर में लाइन एक इस तरह से आएगी और ये जो रिजल्टेंट है इसको लेट सपोज हम ए डी कह देते हैं, ये डी पॉइंट, तो ये ए डी वेक्टर आ गया। ए बी और ए सी का रिजल्टेंट आ गया ए डी, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल और ये वाली जो डॉटेड लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल। तो ये हमारा जो रिजल्टेंट ए डी आ गया, ये क्या है, ए डी बराबर है किसके, ए बी प्लस ए सी। तो ए बी और ए सी को हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन की मदद से निकाल सकते हैं। एक हमारे पास है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, वो इस तरह ट्राइंगुलर फॉर्म में हम उसको ऐड करते हैं, और जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है उसमें ये पैरेलल हमने लाइंस ड्रॉ करके, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आया वो हमारा रिजल्टेंट क्या है, इन दोनों का एडिशन है। एक नोट हम देखते हैं, ये जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन था इससे मुताल्लिक है। दिस लॉ was used by Aristotle to describe the combined action of two forces। यानी सबसे पहले पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को एरिस्टोटल ने यूज किया था, और उसने किस लिए यूज किया था, दो फोर्सेस के कंबाइंड एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो जिस तरह ये दो वेक्टर्स थे इस तरह उसने दो फोर्सेस को कंसीडर किया और उसकी रिजल्टेंट फोर्स उसने निकाली। इसके बाद हमारे जिस तरह एडिशन वेक्टर था इसी तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स भी आता है। तो उसमें क्या होता है, लेट सपोज ए बी वेक्टर है और उसमें से माइनस करना चाहते हैं कोई वेक्टर ए सी। तो जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है ये पहले एडिशन वेक्टर है फिर ये सब्ट्रैक्शन वेक्टर है। वो किस तरह, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ए बी वेक्टर प्लस
और ये माइनस का जो साइन है ये ए सी के साथ चला जाता है। हम ए सी को पहले माइनस कर लेते हैं और देन उसमें हम ऐड कर देते हैं ए बी। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है। इसको अगर हम वेक्टर्स फॉर्म में बनाना चाहें तो किस तरह करेंगे? लेट्स सपोज ये वेक्टर हमारा ए बी है, ए बी वेक्टर, और ये हमारे पास ए सी वेक्टर है, ए सी। अब हमने इन दोनों का सब्ट्रैक्शन इनकी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? हम इसको इस तरह से करेंगे, हमारा जो वेक्टर ए बी है वो तो एज इट इज रहेगा जिस तरह ये है ए बी। जो माइनस जो ए सी है, माइनस का मतलब है कि जो इसकी डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। तो पहले इसकी डायरेक्शन इस तरफ थी, अब इसकी डायरेक्शन ए सी की इस तरफ हो जाएगी। तो ये हो गया माइनस ए सी वेक्टर। और इसके बाद हमने इन दोनों को क्या करना है? ऐड। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका रिजल्टेंट ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास आता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है? द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज द ओरिजिन ओ एंड हुज टर्मिनल पॉइंट इज पी इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, अगर हम कोई वेक्टर इस तरह से ड्रॉ कर लें, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ओ पर लाई करे और ये इसका पॉइंट पी है, और इस पॉइंट को फिर हम क्या कहेंगे? ओ पी। ये वेक्टर जो है ये पॉइंट स्टार्ट ओ एंडिंग पॉइंट पी, तो ऐसे वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है टॉपिक वेक्टर्स इन प्लेन। प्लेन को हम दो एक्सिस के जरिए डिनोट करते हैं, जिसमें एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस। और ये ओरिजिन, लेट्स सपोज यू वेक्टर है कोई, और ये वाला जिसका पॉइंट है ये पी है, और इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक एक्स और एक वाई। तो ऐसा वेक्टर जो हम इस तरह एक्स और वाई प्लेन्स में शो करें तो ये वेक्टर्स इन प्लेन है। और कार्टेशियन जो प्लेन है उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, आर स्क्वायर। वेक्टर्स इन प्लेन के लिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट, आगे एक्स और वाई जो है वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। तो ये ऑब्जेक्टिव बन सकती है आर स्क्वायर के अलावा कोई और पावर आ जाए, R4 R5, और पूछा जाए वेक्टर्स इन प्लेन किस चीज से डिनोट किया जाता है। इसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर की। यू मतलब एक वेक्टर है, उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। देन माइनस यू इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ यू। यानी अगर हम इस वेक्टर को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इसके कोऑर्डिनेट्स भी माइनस हो जाएंगे, माइनस एक्स माइनस वाई, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो वेक्टर है ये इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है। या इसको नेगेटिव वेक्टर कह लें, या हम इसके लिए एक और वर्ड एडिटिव इनवर्स का भी यूज करते हैं। यानी ये वेक्टर इसका या तो नेगेटिव वेक्टर है या हम इसको एडिटिव इनवर्स कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है वेक्टर्स इन प्लेन में मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन। यानी लेट सपोज ये हमारे पास वेक्टर है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और कोई हमारे पास इस तरह से वेक्टर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला, इसका ये पॉइंट पी है एक्स वाई और ये ओरिजिन है 0 0। अब ये हमारे पास क्या है? ये अगर हम यहां से इसको डॉटेड लाइन नीचे लेके आए तो ये एक्स पॉइंट था और ये वाला इसका वाई पॉइंट है। अब ये इसका एक्स है ये वाला, और ये इसका परपेंडिकुलर है वाई। तो एक्स और वाई इसका ये रिजल्टेंट फिर क्या होगा? ये है उसकी मैग्नीट्यूड। पॉइंट पी से ओ तक का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैग्नीट्यूड है। और इसको हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर हम इसको अलग से लिख लें तो ओ पी उसकी मैग्नीट्यूड बराबर है किसके? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो किसी भी वेक्टर की या किसी भी पॉइंट से ओरिजिन तक अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो हम उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं कुछ, हम देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी है? वेक्टर v उसकी मैग्नीट्यूड वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ v वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। यानी अगर v वेक्टर कोई भी नल वेक्टर हो तभी उसकी मैग्नीट्यूड 0 होगी। इसके बाद हमारे पास दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? अगर हम ये हमारे पास क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के अंदर एक वेक्टर है और उस वेक्टर के साथ कोई स्केलर मल्टीपल है। अगर इस तरह का हमारे पास केस आ जाए तो हमने करना क्या है? हमने जो कांस्टेंट नंबर था उसको अलग कर लेना है। उस जो हमारे पास मैग्नीट्यूड थी उसमें से बाहर निकाल लिया और हमने क्या किया? दोनों का अलग अलग से मैग्नीट्यूड निकाल ली, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी, ये प्रॉपर्टी कहती है। इसके बाद अब ये है अनदर नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग वेक्टर्स इन प्लेन। ये तो हमने देख लिया कि हम वेक्टर को किस तरह से डिनोट करते हैं इन प्लेन। अब आ गया कि अगर हम इसके लिए कोई और नोटेशन देखें वेक्टर्स इन प्लेन को डिनोट करने के लिए,
तो हम उसको किस तरह से डिनोट कर सकते हैं? लेट सपोज वेक्टर है u और हमें पता है उसके दो एक्सिस होंगे, एक उसका एक्स एक्सिस होगा यानी उसका कोऑर्डिनेट एक x होगा और एक y। तो उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं x इंटू आई वेक्टर, ये आई वेक्टर है, प्लस y इंटू ये y के साथ j वेक्टर। वेक्टर v हो तो वो भी इसी तरह होगा, v वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। तो ये जब x और y की बात करेंगे तो ये वेक्टर्स इन प्लेन है। अब अगर वेक्टर्स इन प्लेन में हम यूनिट वेक्टर स्टडी करना चाहें, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, हमने यूनिट वेक्टर का पहले फॉर्मूला पढ़ा, वो क्या था? हमें पता है यूनिट वेक्टर जो होता है वो किसके बराबर होता है? यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर की मैग्नीट्यूड। कोई भी वेक्टर हो और उसकी मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब हमारा टॉपिक है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। हमने करना क्या है? लेट्स सपोज एक एग्जांपल है, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन एज वेक्टर v इज इक्वल टू 3 माइनस 4। अब हमारे पास एक वेक्टर है v, वो है उसके कंपोनेंट्स 3 और -4। हमने एक यूनिट वेक्टर निकालना है जिसकी डायरेक्शन इसी v वेक्टर की डायरेक्शन के साथ ही होगी। तो वो हम किस तरह निकालेंगे? हमें पता है कि वेक्टर हमें गिवन है, हमें अब इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए। अगर हमें मिल जाए तो हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। इसकी मैग्नीट्यूड हम किस तरह निकालेंगे? v वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकल आएगी 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये इसकी मैग्नीट्यूड है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जब इन दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 5 आ गई v की मैग्नीट्यूड और वेक्टर हमारे पास गिवन है। तो यूनिट वेक्टर लेट सपोज वो u है, वो किस तरह निकलेगा? v वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो v वेक्टर क्या है? 3 माइनस 4 यानी 3i, ये i है जिस तरह x i था। तो x क्या है? 3i माइनस 4j, ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया वेक्टर फॉर्म में, डिवाइडेड बाय ये मैग्नीट्यूड 5। तो ये हमारे पास क्या है? यूनिट वेक्टर। अगर एक स्टेप हम और लिखना चाहें तो किस तरह करेंगे? 3/5i माइनस 4/5j। तो ये है यूनिट वेक्टर जो कि इसी वेक्टर की डायरेक्शन में है। इसके बाद अब हम देखते हैं रेशियो फॉर्मूला, r इज इक्वल टू क्यू ए प्लस पी बी डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू। रेशियो फॉर्मूला हम कब अप्लाई करते हैं? लेट सपोज हमारे पास इस तरह से एक ट्रायंगुलर फॉर्म में ये वेक्टर्स हैं o a b, ये हमने 3 साइड्स हैं o a b। अब क्या करना है? अब हमारे पास जो o a है ये a वेक्टर को डिनोट कर रहा है, o b डिनोट करता है b वेक्टर को। अब क्या है कि एक पॉइंट हमारे पास लेट सपोज वो a और b को डिवाइड करता है। किस तरह? ये लेट सपोज एक पॉइंट p है, इसने a और b को डिवाइड कर दिया 2 रेशोज में। जो a और p तक रेशो है वो इसकी लेट सपोज p है, उसको हम p कह लेते हैं। और जो हमारे पास b और p के दरमियान है इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? q। यानी इस पॉइंट p ने a और b को डिवाइड कर दिया p रेशो q में। अगर हम इस o से p तक डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें तो हम किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे? इसको हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग रेशियो फॉर्मूला, यानी ये हमारे पास फिर बराबर आ जाएगी r के। तो इसको हम अब किस तरह ये ड्राइव किया हमने फॉर्मूला, यानी q, ये जो डिस्टेंस है q के साथ a मल्टीप्लाई करना है प्लस p के साथ b, ये करने के बाद p प्लस q ये डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास r रेशियो फॉर्मूले से ये डिस्टेंस है ये निकल आएगा। अब गौर करें, अगर हमारे पास एक नोट है और वो ऑब्जेक्टिव टाइप बनती है, अगर जो p है ये p पॉइंट, गौर करें इस डायग्राम में, अगर ये p पॉइंट हमारा सेंटर में आ जाए, बिल्कुल सेंटर में आएगा, इसका मतलब है कि दोनों रेशियोज आपस में बराबर है। इफ p इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी देन p रेशियो q इज इक्वल टू, अब दोनों रेशियोज बराबर है और वो 1-1 हो गई। जब ये 1-1 हो जाएंगी तो जो रेशियो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा? अब गौर करें, जब ये p बिल्कुल अभी मिड पॉइंट नहीं है इस केस में, जब ये बिल्कुल मिड पॉइंट होगा तो p और q बराबर हो जाएंगे। जब p q 1-1 हो जाएंगे मींस बराबर है, तो अब एक्सप्रेशन क्या बनेगा? r इज इक्वल टू, गौर करें p और q की जगह आप 1-1 पुट कर लें तो ये पहला q भी खत्म प्लस यहां से p भी खत्म, डिवाइडेड बाय p प्लस q, 1 + 1 2। तो हमारे पास a प्लस b का मिड पॉइंट आ गया। और इसकी अगर डायग्राम हम दोबारा बना लें तो ये डायग्राम अब कुछ इस तरह से है। अब p पॉइंट बिल्कुल सेंटर में है इस तरह, और वो कहां से निकलेगा? a और b को अगर हम ऐड कर लें और 2 पे डिवाइड कर लें तो हमारा p पॉइंट निकल आएगा। तो ये रेशियो फॉर्मूला इस तरह से है।